एग्जाम में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी का क्लास हो रहा था और इसमें चैप्टर जो है पृथ्वी की संरचना से संबंधित है और इसमें क्वेश्चन नंबर 40 तक पहले ही हो चुका है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखे तो प्लीज़ आप लोग उसे ज़रूर पहले देख ले। अब वो ज्योग्राफी जो है फ्रेंड्स कंप्लीट होने वाला है और आप लोग शुरू लेक्चर 1 से क्लास को स्टार्ट करें। तो चलिए आज के लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 है, संचार उपग्रह जो है वो किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं। यानी जो संचार उपग्रह इसरो के द्वारा भेजे जाते हैं या फिर कोई भी संस्थान से भेजे जाते हैं, तो ये जो है किस वायुमंडल के टोटल 5 स्तर होते हैं। तो ये वाला जो उपग्रह है ये किस स्तर में रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आयन मंडल। आयन मंडल में जो है फ्रेंड्स संचार उपग्रह स्थित होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। समुद्र तल पर औसत जो वायु दाब होता है वो कितना होता है। तो औसत वायु दाब जो समुद्र तल पर होता है वो होता है 1013.25 मिलीबार। यानी पॉइंट के बाद आप एक एक अक्षर को पढ़िएगा, यही सही तरीका है पढ़ने का। अगर आप 25 बोल देते तो ये गलत हो जाएगा, 25 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वो कौन सी है। वातावरण की वह परत जहाँ से रेडियो तरंग जो होती है वो परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल। आयन मंडल से ही रेडियो तरंग परावर्तित होती है और आयन मंडल में संचार उपग्रह भी लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। सामान्य वायुदाब पाया जाता है सागर तल पर। क्वेश्चन नंबर 45 है, वायुदाब प्रायः जो है सर्वाधिक होता है जब वायु होती है। यानी कि वायुदाब जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है और जब वायु की स्थिति क्या होती है उसके बाद। तो जब वायु की जो ठंडी और शुष्क रहती है तब जो है वायुदाब सर्वाधिक होता है, ठंडी और शुष्क रहने पर। फ्रेंड्स, ये क्लास आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस में हर किसी का ज्योग्राफी रहता है तो आप उसके लिए पढ़ सकते हैं और शायद फिर आपको ज्योग्राफी दोबारा पढ़ना ना पड़े, बस रिवीजन करें क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड है और सभी एमसीक्यू को कवर किया जाएगा और बचे हुए को फिर से हम चैप्टर वाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। यानी कि क्षोभ मंडल जो है टोटल 5 मंडल है। क्षोभ मंडल, सेकेंड सप्ताप मंडल और थर्ड जो होगा वो होगा मध्य मंडल, फिर होगा आयन मंडल और फिर होगा बाह्य मंडल। तो 5 मंडल हैं। क्षोभ मंडल जो है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है और इसीलिए पृथ्वी की जो गर्मी होती है वो इससे लगे रहते हैं तो ये तप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। यानी कि जो जेट विमान होते हैं उसके लिए समताप मंडल बहुत ही आदर्श माना जाता है। यानी कि समताप मंडल में ही जेट विमान अच्छे से उड़ सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं घटती है। मौसमी जो घटनाएं घटती है फ्रेंड्स वो घटती है क्षोभ मंडल में और जेट जो है यानी वायुयान जो है हवाई जहाज़ वो समताप मंडल में चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 48, डोलड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है। डोलड्रम क्षेत्र की विशेषता क्या होती है? और इसकी विशेषता ये है फ्रेंड्स कि निम्न दाब और शांत पवन जहाँ पे होती है वहाँ पे डोलड्रम क्षेत्र बनती है। निम्न दाब यानी दाब कम हो और पवन जो है शांत हो। क्वेश्चन नंबर 49, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। तो जल वाष्प जो है ये वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो, आप यहाँ से कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के पास शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 50, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। वायुमंडल जो है मुख्यतः यानी गर्म हो जाता है कैसे? तो इसका कारण है पृथ्वी से विकिरण के द्वारा, यानी पृथ्वी पर जो किरण या विकिरण जो आती है वो वापस फिर लौट नहीं पाती है, तो इसी कारण वो वायुमंडल में ही रह जाती है, तो इसीलिए वो गर्म हो जाती है। फ्रेंड्स, ये जो पृथ्वी की संरचना था ये कंप्लीट हुआ चैप्टर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में एंट्री करते हैं अभी ही। अब जो चैप्टर आया है वो आया है पवन चक्रवात और पृथ्वी चक्रवात। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदान पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? चिनूक जो है फ्रेंड्स एक क्षेत्रीय पवन है अमेरिका की। तो गर्मी का तापमान कम हो जाता है चिनूक जब चलती है, तो ध्यान रखिएगा गर्मी कम हो जाती है। इसका मतलब चिनूक जो है एक ठंडी हवा है। और ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स इतने इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछता जाता है फ्रेंड्स तो उसका कुछ इम्पोर्टेंट ज़रूर होता है। अगर ये सारे क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठे आपसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 2, आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय जो हवाओं हैं उसे क्या कहा जाता है? आल्प्स पर्वत। तो आल्प्स जो पर्वत है उसके उत्तरी भाग में बहती है, तो इसे फॉन कहा जाता है। नेक्स्ट, आल्प्स जो पर्वत है फ्रेंड्स ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है? अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर, तो ये जो है दक्षिणी अमेरिकी राज्य हैं सभी, उरुग्वे हो गए, अर्जेंटीना हो गया, ये सब। तो इसे कहा जाता है पैम्पीरा। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र से उरुग्वे की ओर चलती है और ये ठंडी हवा है, पैम्पीरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवा निम्न में से किस नाम से जाने जाती है? न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवा जो है किस नाम से जानी जाती है? तो नॉर्थ वेस्टर इसे कहा जाता है। न्यूजीलैंड आप इसे ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं, न से न्यूजीलैंड और न से नॉर्थ वेस्टर। और ये धूल भरी आंधियाँ हैं फ्रेंड्स और ये गर्म शुष्क भी है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है?
रक्त की वर्षा जो लाती है फ्रेंड्स, इसका नाम बस है, क्योंकि बालू जब उस बारिश में वहीं के भूमध्य सागर से लेकर के जब वो आगे बढ़ती है हवा, और जब बारिश होती है तो वही बालू जो है लाल लाल वो बारिश के साथ नीचे भूमि पर गिरती है, तो वो लाल दिखता है, इसीलिए इसका नाम इस टाइप से रक्त की वर्षा रखा गया है। तो ये जो बारिश है फ्रेंड्स, सिराको इसका नाम है, और ये इटली में होता है, वहीं पे भूमध्य सागर है फ्रेंड्स, उसी से ये बालू के कण ऊपर उठते हैं, तो इसका नाम है सिराको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन हिमभच्छी के नाम से जानी जाती है? हिमभच्छी यानी कि हिम जो है, यानी जो जमा हुआ बर्फ़ है उसको नष्ट कर देती है, तो इसका नाम हो जाएगा चिनूक। चिनूक ही था जो कि अमेरिका में गर्मी को थोड़ा कम कर देती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरमट्टन। फ्रेंड्स, हमने नील विद्रोह यानी कि नील विद्रोह का पूरा इतिहास डिटेल से 15 मिनट का क्लास है फ्रेंड्स, आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास है और प्लेलिस्ट बना हुआ है। पूरा नील विद्रोह में जितने भी घटनाएं घटी है सभी को हमने कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन अफ्रीका में गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम से राहत प्रदान करती है? गिनी तट के लोगों को, तो हरमट्टन ही है। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके उसके नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा जो है किस नाम से जानी जाती है? पश्चिमी तट से प्रारंभ होती है, चिनूक कहा जाता है, और रॉकी पर्वत जो है फ्रेंड्स उत्तरी अमेरिका में है, और एंडीज की हम बात करें तो एंडीज दक्षिणी अफ्रीका में है। चलते हैं नेक्स्ट, और आज का जो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आज का लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन है, कल हम फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स, क्योंकि इन सब करने में आपकी पैसे नहीं कटने वाली है, तो आप लोग ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया में फल के बगीचों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है? कैलिफोर्निया, तो सांता अना जो है ये फल के बगीचों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, और यह जो है गर्म स्थानीय पवन है कैलिफोर्निया का। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं कल। तब तक आप प्रीवियस ज्योग्राफी के जो लेक्चर हो चुके हैं उसे आप ज़रूर देखिए। चैप्टर वाइज हुआ है फ्रेंड्स, इसीलिए आप देखें।